छोटी सी बात आप समझिए, जो आर्मी के लोगों को, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज वाले लोग हैं, उनको हम्म। भी एनपीएस है। और जो नए बच्चे जा रहे हैं अग्निवीर, उनको पेंशन ही नहीं है, नौकरी नहीं है, तो हम कैसे हम्म। उम्मीद कर लें कि हमारी ये पेंशन बची रह जाएगी। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे साथियों, जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो आपके लिए बिल्कुल अजूबे से कम नहीं होगा, क्योंकि जहां एक तरफ पूरे देश में देश भर के सरकारी कर्मचारी इस मांग को लेकर सरकार से दो दो हाथ करने पर अड़े हुए हैं कि हमें हू बहू ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सारी सुविधा चाहिए, वहीं आपके ही एक राज्य राजस्थान के कर्मचारी इस बात के लिए लड़ रहे हैं सरकार से कि हमारा ओपीएस रहने दो। आखिर वो क्या मसला हम अभी समझेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए विनोद कुमार जी हैं। विनोद कुमार जी जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर है, राज्य के संयोजक है एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान, उसके राज्य के कोऑर्डिनेटर है विनोद कुमार जी। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र महोदय, आपने इतने जरूरी मुद्दे के ऊपर ये जो आज बातचीत का मौका दिया, उसके लिए हम आपके चैनल का शुक्रिया करते हैं। विनोद जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को ये बता दें कि देखिए, आप जहां पूरे देश में ओल्ड पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, आपके पास ओल्ड पेंशन नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन दो, लेकिन राजस्थान के जो आपके भाई हैं, बंधु हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो उनको ओपीएस मिला है, जो पिछली सरकार से ओपीएस मिला, वो शायद उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो ओपीएस मिला हुआ उसे रहने दो, उसे छीनो मत, उसे ले मत जाओ। तो ये लड़ाई है, ये है ना बिल्कुल अलग लड़ाई, जो मैं कहता हूँ सुनने में ये भी अजूबा लगता है, जहां पूरे देश में हो रहा है कि ओपीएस ओपीएस, क्या हो रहा है कि ओपीएस बचाओ बचाओ। तो हम इस पे बात करेंगे विरोध जिसे, इसलिए चर्चा को आगे बढ़ाओ। पहले मैं आप सारे तमाम व्यूअर्स से मतलब दिल से अपील करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और हम सिर्फ आपके लिए, चाहे राजस्थान हो या देश का कोई भी कोना हो, सात समंदर पार भी कोई लोग हो जिससे आपकी मांग उठती हो, आपकी मांग को बल मिलता हो, आपकी आवाज को कहीं तेज गति मिलती हो, हम वो कोशिश करते हैं। तो आपका भी फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर खूब मजबूती प्रदान करिए। बाकी आप निश्चिंत रहिए, बाकी हम अपना काम कर रहे हैं। आपकी आवाज में कहीं भी चूक नहीं होगी, आपकी आवाज कहीं मध्यम नहीं पड़ने देंगे। और साथ में अगर आपका पॉकेट अलाउ करता हो, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज को चलाने के लिए संसाधन की भी जरूरत पड़ती है, तो अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके भी हमें सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा पर आते हैं। हमारे साथ विनोद जी जुड़े हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि विनोद जी एनपीएस ईएफआर यानी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और वो एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर राजस्थान में कि ओपीएस बचाओ। विनोद जी, ये किस तरह की लड़ाई है जहां हम पूरे देश में सुन रहे हैं कि ओपीएस दो ओपीएस दो, आप कह रहे हैं ओपीएस बचाओ ओपीएस बचाओ। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जानने की इजाजत चाहूंगा आपसे। जी जी, आप बताएं, खुल के बताएं जी। पूरे पूरे दुनिया में न्यू पेंशन स्कीम जैसी पॉलिसीज चल रही हैं, प्राइवेट पेंशन पेंशन रिफॉर्म के नाम पे। और ये 91 की जब लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज आई थी देश में, उस वक्त ये तय हो गया था कि पेंशन प्राइवेट सेक्टर को जाएगी। लेकिन उस समय 91 से 10 सालों तक गठबंधन सरकारों का दौर रहा, तो वो हो नहीं सका। 2004 में एनडीए गठबंधन की सरकार का नेतृत्व वाजपेयी सर के पास था, और उनके नेतृत्व में जो है सबसे पहले देश के अंदर जो है न्यू पेंशन स्कीम, जिसको नाम में हम लोग कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। अब नाम रख दीजिए किसी का तो उससे उसके मायने नहीं बदल जाते। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम थोप दी गई। और बड़े विडंबना की बात है कि आप देखिए, इसकी तैयारी कर ली थी 2003 में ही, पीएफआरडी एक्ट को एक ऑर्डिनेंस से बना दिया था। और उसके बाद 2004 से 2013 में ये संसद से पार्लियामेंट से पास हुआ है। मतलब 9 साल कुछ 10 महीने तक ये अध्यादेशों के जरिए जारी रहा। तो हम इस बात से, हमारा एम्प्लॉय और हमारी जनता समझ सकती है कि क्या लालच रहा होगा इन लोगों का, पॉलिटिशियंस का, कॉरपोरेट के हित के अंदर,
कि एक जी। कानून को वो पास नहीं करा पाए, उसको पीएफआरडी एक्ट को पास भी कराया तो मनी बिल के रूप में, वो संभव ही नहीं था इसको पास होना। और पेंशन राज्य सूची का विषय होने के बावजूद, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दूसरे संगठन भी लड़ रहे हैं अपने तरीके से, आज भी बड़े बड़े लीडर्स उसको सेंटर का सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन पेंशन, राज्य कर्मचारियों की पेंशन जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का नहीं है। उसके ऊपर जबरदस्ती करके, वहां वाजपेयी जी थे और हमारे राजस्थान में माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी, उनके इशारे पे तुरंत फुरंत करके राजस्थान में 114 से उसको, राजस्थान पहला स्टेट है, और पंजाब जो जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू हुआ है। और बड़े तुर्रे की बात यह है कि आगे की तिथि में जाके और पीछे की तिथि से तमिलनाडु में 2003 में उसको लागू कर लिया, और मैं समझता हूं, जहां तक मुझे डाटा याद है, 2006 या 7 में जाके 2003 से हिमाचल में, तब कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, तो ये एनडीए, यूपीए 1, यूपीए 2, ये इतना बड़ा 15 साल का जो गैप था, 2004 में तो वाजपेयी जी चले गए थे, यूपीए 1 आ गया था, और ये सब हुआ, तो आप समझ लीजिए ये कितना बड़ा साजिश है। और हमारे कर्मचारी साथियों को, और मैं समझता हूं जो हमारे देश को चलाने वाले बड़े बड़े आईएएस हैं, उनमें कुछ लोगों को ही इसके डिटेल्स गहराई से पता है, बस ऊपर से होता है कि ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस, इसमें पेंशन है, इसमें नहीं है। 26% या 24% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो तभी 2004 में ही इसमें इन्होंने घोषित कर दिया था, पीएफआरडी एक्ट। पेंशन में, पीएफआरडीए हाँ में। हाँ, अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से लड़ रहे हैं हम लोग सर, हम बताएंगे आपको पूरी बात, इससे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग हमारे व्यूअर रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, लेकिन बात मुकम्मल रहेगी। आज की बातचीत का आपने मौका दिया, तो 24 या 26% जो है, क्योंकि ये डाटा हम लोग तो 2024 में 22 में पेंशन ले लिए, और उसके बाद 2 साल हम शांति से रह रहे थे, लेकिन ये यूपीएस वाली जो डाल दिया है, तो हम वापस चीजों को रिवाइव कर रहे हैं। आज ही हमारा जूम मीटिंग हुआ है अभी, कल हम लोग 18 को धरना दे के आए हैं जयपुर में, ज्वाइंट पेंशन बड़ा कार्यक्रम था। अभी पीएफआरडी एक्ट के बाद, पास होने के बाद 2013 में, और ये लगभग अपने मरहूम अरुण जेटली साहब के समय पे इसका एफडीआई 74 या 76% कर दिया है। तो अब देखिए ये है क्या, ये पेंशन नहीं है कहीं से भी। हम लोग कहते हैं, हमारे कर्मचारी, पढ़ा लिखा कर्मचारी को समझाने के लिए भी हमें छोटे बच्चों जैसे उदाहरण देने पड़ते हैं। एक जंगली भेड़िया है, उसके गले में अपन एक तख्ती बोर्ड लगा दें और कह दें थार पार कर गाय, राजस्थान की एक फेमस गाय होती है थार पार कर, और ये 70 लीटर दूध देती है, तो भेड़िया दूध देगा क्या, आप ही बताइए सर। जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, उससे अपन कैसे पेंशन ले सकते हैं? तो ये चीजें रही हैं, और पूरी दुनिया में, चाइना का भी मेरे को इंटेलिजेंस के साथियों ने बताया, वो दिल्ली से हम लोगों पे बातचीत करते रहते थे कि सर आप ऐसे बोल रहे हैं, चाइना में भी ये हो रहा है, अब आप ओपीएस की मांग क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया, मैं उस फैक्ट को भी चेक नहीं किया, लेकिन वहां भी कुछ प्राइवेट पेंशन जैसा कुछ कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में भी लगभग, मेरी जानकारी है, 2005 से एनपी से। पूरी दुनिया में प्राइवेट पेंशन है। ये जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का जो पूंजीवाद का खेल है, और क्रोनिक कैपिटलिज्म का खेल है, पूरे पूरे दुनिया में चल रहा है। इनका बस चलेगा तो यूनिवर्स के किसी और हिस्से में भी चले जाएंगे ये लोग। राजस्थान में हम लोग इस लड़ाई को विशिष्ट तरीके से लड़े, हमने उसको स्टडी किया, हमने पूरा हिस्ट्री निकाला, उसका फ्यूचर को समझा कि क्यों किया। तो ये तो तय था कि अगर अपन 4 नवंबर 2013 और 6 नवंबर 2013 राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को जब हम पढ़ते हैं, अभी मिल जाएगा नेट पे सारा, राज्यसभा की वेबसाइट पे है, तो एनडीए और यूपीए दोनों पार्टीज ने हाथ मिला के इसको पास कराया था। ये 3-4 बार इस बिल को इंट्रोड्यूस किए थे पार्लियामेंट में, लेकिन ये पास नहीं हुआ। लेफ्ट पार्टीज, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसको 2009 में पास नहीं होने दिए। ये 2013 में सुषमा स्वराज जी आके बोलती हैं, अब नहीं है दुनिया में, अच्छे लीडर थे भारत के, महान, बहुत अच्छा मानता हूं मैं उनको। कई चीजों में कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, पेंशन का मुद्दा एक अलग है, लेकिन पर्सनैलिटी के साथ, तो वो खुद आके बोलती हैं कि ये तो हमारे वाजपेयी जी का बिल था, लाइए हम पास कराते हैं। तो एनडीए और यूपीए मिलके जो गठबंधन, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, कहाँ से अलग हैं, तो ये मिलके इसको पीएफआरडी एक्ट को पास करा। फिर आता है राजस्थान में ये फेज, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग गठन किए
26 अक्टूबर 2017 को। अच्छा, ठीक है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन NPSCFR गठन हुआ उससे पहले अभी एक हमारे दूसरे नेशनल लेवल पे लोग लड़ते हैं दूसरे नाम से। उनका ये मानना है, कुछ कुछ कई जगह वो कहते हैं कि साहब ओल्ड पेंशन की लड़ाई को वो लोग नहीं लड़ सकते जो पहले से ओल्ड पेंशन कर्मचारी ले रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। ये जो 2000 बहुत सारी बातें हैं इसमें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। 2004 में जब ये इंट्रोड्यूस होने वाला था, उससे पहले भी जो फेडरेशन थे ऑल इंडिया लेवल के बड़े बड़े जो अच्छी समझ वाले कर्मचारी थे, उन्होंने विरोध किया। मेरा नौकरी तो बहुत बाद का लगा है, 2013 में ये पास हुआ। उससे पहले 2011-12 में पार्लियामेंट के बाहर सुकोमल सेन थे, जो 22 देशों के सरकारी कर्मचारी संगठनों के जनरल सेक्रेटरी थे, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे राज्यसभा से मेरे ख्याल से। वो लोग भी बहुत बड़ा आंदोलन किए, तब मैं नया नया नौकरी में लगा था, तो लोग लड़े। तो इस हमारे लोगों के बीच में भी ये बस ये है कि खुद मेहनत नहीं करेंगे, इसकी ब्लेम करते हैं वो पुराना वाला नहीं लड़ेगा। और बड़ी बात यह है सर कि जो PFRD एक्ट के अंदर क्लॉज है, मैं उसको नहीं बता पा, याद नहीं है मेरे को कौन सा क्लॉज है, पर क्लॉज है कि गवर्नमेंट चाहती तो किसी भी दिन जो पहले से GPF वाले OPS वाले थे 2004 से पहले, उनको भी उसमें लाने का क्लॉज खुला रखा हुआ था। और अच्छा। पेंशन स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर हमारा राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार आई और हम लोग पूरा प्रदर्शन करते रहे। हर जिले में हजारों की रैलियां हुई, बहुत बड़ा हुआ। तो हम एक बार CM साहब को मिलने गए उनके ऑफिस में। हमने कहा साहब जी। ये तो पेंशन आप, हमने कहा बात तो करें मुखिया से, साहब हमें पेंशन दे दीजिए। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि ये तो सेंटर का सब्जेक्ट है। तब हमें पता लगा कि कितनी बड़ी गलतफहमी में हम लोग हैं कि हम समझा ही नहीं पाए। फिर हमारे प्रेसिडेंट आदरणीय रविंद्र शर्मा जी ने कहा कि साहब राहुल जी ने तेलंगाना में बोला है, तब तेलंगाना इलेक्शन की चल रही थी, तो वो रुक गए CM साहब। बोले अच्छा ऐसा है तो मैं चेक करवाता हूँ राहुल जी के नाम से। राहुल जी बोले हैं तो निश्चित उनकी पार्टी के बड़े लीडर हैं। और फिर हमने हमारा ज्ञापन का शैली बदला। हमने फिर उसमें खुला चीजों को लिखना शुरू किया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के पेंशन ये सब्जेक्ट, और हमने 250-250 पन्नों के मेमोरेंडम देना शुरू किया। मैं समझता हूँ आजादी के टाइम में जरूर कुछ इस तरह के बड़े बड़े लिखा पढ़ी ज्ञापन दिए गए होंगे, लेकिन रिसेंटली मुझे कहीं 250 पन्नों के ज्ञापन वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन मिला नहीं। हमने उस बाकायदा उसमें इंडेक्स लगा के ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये हिस्ट्री है, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले पेंशन का इतिहास इस तरह से है, जागीरों के रूप में पेंशन देते थे। हाँ, तो पेंशन है क्या, मैं आपको बताऊं। और वेतन क्या है भाई, हर कर्मचारी का अलग अलग वेतन। आयोगों ने बड़ा परिभाषा दी है। पेंशन कोई ऐसे नहीं है कि खैरात में मूड में आया दे दिया जी ये ले आओ मुट्ठी भर के तुम्हारे, ऐसे नहीं है। इतने सारे 7 वेतन आयोग लगे हैं, वो बकायदा उसको डिफाइन करते हैं, पेंशन को, DA को, सैलरी को। अब कोई छोटा स्लेब का एम्प्लॉय है, छोटा पोस्ट का है, कोई बड़ा पोस्ट का बड़ा अधिकारी IAS है, कोई चीफ सेक्रेटरी है, उसका सैलरी क्या है भाई, कि मार्केट के रेट के हिसाब से वो अपने परिवार का जो है भरण पोषण इज्जत से कर सके, वो उसकी सैलरी उतना उसको दे देते हैं। उसमें उसका रोटी कपड़ा मकान दाल चावल प्रोटीन कैलोरी सारा काउंट कर, बाकायदा NSSO के जो आंकड़े आते हैं उससे हमारा तो ये जो महंगाई के आंकड़े आते हैं उससे हमारा DA बढ़ता है। और रिटायरमेंट के बाद वो सम्मानजनक जीवन जी पाए उतनी धनराशि को पेंशन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अब NPS में राजस्थान में मैं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कई कवर किया उसको, हमारे पास बहुत सारे RTI डाटा थे, कई अखबारों में छपे। 140 रुपया कुछ 17 पैसा पेंशन मिलने का, इसको पेंशन भी नहीं कहते NPS में, ये लोग इसको शब्द यूज करते हैं एन्युटी। भारत सरकार ने कहीं भी नाम के अलावा रिटायरमेंट NPS स्ट्रक्चर में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली धनराशि को पेंशन कहा ही नहीं है, कभी नहीं कहा। सिर्फ नाम में है कि न्यू पेंशन स्कीम, 2009 में उसको नेशनल पेंशन स्कीम नाम लिख दिया, और उसमें स्वावलंबन प्राइवेट सेक्टर और अटल पेंशन को भी जोड़कर वो सारा उसका, अगर उसके फाइनेंशियल चीजों पे जाएंगे तो बहुत बड़ा झोल है उसमें अंदर। तो ये एन्युटी कहते हैं जी। ना राजस्थान सरकार कोई भी गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट के बाद निकले मिलने वाली धनराशि को पेंशन कहा ही नहीं। यूं बोलचाल में हम लोग ही कहते हैं क्योंकि पेंशन का सब्जेक्ट है इसलिए, वरना इसका नाम तो आना चाहिए न्यू एन्युटी स्कीम। पेंशन है ही नहीं। पेंशन है क्या। अब 140 रुपए, अभी कोई मेरे को, मैं ज्ञापन देने गया तो एक अधिक फर्स्ट टाइम जब वो, तो एक SDM साहब बोले कि भाई एक ब्लॉक पे ज्ञापन दिया कि यार उसकी सर्विस कम रही होगी, उस एम्प्लॉय को जो 140 रुपए मंथली मिल रहा है उसकी सर्विस कम होगी।
उन्होंने अपना दिमाग लगाया। हमने कहा साहब मिनिमम पेंशन का क्या फॉर्मूला है इस देश में? राजस्थान में 8,850 रुपया मिनिमम पेंशन है, वेतन आयोग तय करते हैं, और केंद्र में वो है 9,000 रुपया। मिनिमम वेतन जो है वो 18,000 रुपया है, उसका जस्ट आधा 50% मिनिमम पेंशन होती है। 8,008, यानी किसी की 9 महीने, उसमें 10 साल का टेन्योर है, 10 साल की नौकरी को मानते हैं, उसमें भी 3 महीने की छूट है। 9 साल, हाँ रूल है भारत सर, ये नियम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है। बिल्कुल ऐसा ही गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, राजस्थान के जो पेंशन नियम है, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 उनका नाम है। जो हम बोलते हैं ना ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका असली नाम है राजस्थान में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1976। और दिल्ली में जो हम लोग केंद्र के एम्प्लॉयज के लिए जो बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका नाम है सिविल मतलब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972, जिनको अमेंडमेंट करके अभी उसको अपडेट करके उसका नया नाम 2021 रख दिया है। उस उनके अंदर लिखा हुआ है, ये बाकायदा लिखा हुआ है। तो जो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जो सबसे छोटी पोस्ट होगी, चाहे वो कोई गौपालक है, वो चपरासी है, क्लर्क तो नहीं है, उससे भी छोटा 4th क्लास में पोस्ट होती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, उसमें दिल्ली 4th क्लास का, हाँ 4th में भी कोई और भी नीचे होगा ना, तो उसकी सैलरी जो है 18,000 से कम नहीं हो सकती बेसिक। उसमें डीए लगा के तो होती है, और उसका आधा 9,000 से कम पेंशन हो ही नहीं सकती अगर वो पेंशन के दायरे में। ये है नियम, ये नियम है। अभी ये यूपीएस में, जब मैं यूपीएस पे जाऊंगा तो फिर चीजें मैं सिलसिलेवार नहीं कह पाऊंगा। यूपीएस में ये लोग 10,000 मिनिमम पेंशन की गारंटी दे रहे हैं, जब तुम्हारा आज 7वां वेतन आयोग ही 9,000 दे रहा है, तुम 10 की क्यों दे रहे हो? लालच क्या है? तो मैं वहां से शुरू करता हूँ। राजस्थान में सीएम साहब को मिले और बार बार ज्ञापन दिए, और हमने अपने ज्ञापनों को बड़ा खुल के, उस तरह से नहीं कि साहब हमको ओपीएस दे दो और एनपीएस, हमने बाकायदा हमने ज्ञापन में ये लिखा कि माननीय आप इसका परीक्षण करवा लें, नंबर 1 पॉइंट, कि अगर ये राज्य हित में है, देश हित में है, कर्मचारी हित में है, समाज हित में है, अर्थव्यवस्था के हित में है, तो हम इसकी मांग करना छोड़ देंगे। जब वो बार बार चीजें गई, फिर पॉइंट नंबर 2 डाला के साथ इससे इतने लोग प्रभावित हैं, और हमने ये चीज प्रूफ की माननीय सीएम साहब के सामने कि इससे उस समय लगभग 6,000 करोड़ रुपया पर ईयर रेवेन्यू बचेगा राजस्थान सरकार का। विनोद जी, रोका नहीं, चूंकि आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे थे कि जो 10,000 का, वो तो हम ओपीएस बचाने की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं। जी, मुझे ये बताइए, थोड़ा व्यूअर्स को भी थोड़ा अच्छा लगेगा सुनकर कि आप एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कैसे? ओपीएस बचाने की कौन सी बात है, मिल गया क्या? हम लोग तो बड़े, ये हम लोगों को पहले पता था कि ये देखिए, मैं स्पष्ट कह दूं इस बात को, और इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं है। पेंशन आर्थिक सवाल नहीं है, पेंशन राजनीतिक सवाल है, क्योंकि और ये इसको राजनीतिक सवाल ये पहले से रहा है। अब वो एक पॉलिटिक्स थी जो 2 पॉलिटिकल अलग पार्टियां मतभेद होने के बावजूद ही 2013 में एक्ट पास करा के वो कर दिए, पूंजी कॉर्पोरेट के समर्थन के लिए। शेयर मार्केट, जब कॉर्पोरेशन को मुनाफा कम दिखने लगा, तो वो कर्मचारियों का जो पेंशन फंड है उसको मार्केट में लगा रहे हैं जबरदस्ती, बिना पूछे। अब हमारे को जैसे ही ये सरकार, जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, तो कर्मचारियों ने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम दिया सेव ओपीएस। अच्छा, ये पूरा आंदोलन पेंशन, पहले तो भाई अचीव ओपीएस, फिर आंदोलन का नाम ही सेव ओपीएस, और वो देश में चल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ भी वो सेव ओपीएस है, पेंशन बचाना है, और दूसरे यहाँ भी वो एनपीएस यूपीएस के झमेले में उनको भी पेंशन बचाना है, सब्जेक्ट एक ही है। पेंशन बचाने की लड़ाई लड़ना हमारी मजबूरी है एम्प्लॉयज की, क्योंकि जो हमारे साथ 2004 में हुआ कि उधर वाजपेयी सर थे दिल्ली में और यहाँ वसुंधरा जी थी, आज वही है। राजस्थान में भजन लाल जी हैं और वहां माननीय मोदी जी हैं, तो मोदी जी कहेंगे तो भजन लाल जी को यूपीएस लाना पड़ेगा, और एनपीएस या यूपीएस, वो ओपीएस की बात ही नहीं कर रहे हैं। पर ये मैं खुशी की बात में मेरे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 26 साल के इतिहास में कर्मचारियों के ऊपर पेंशन या इस तरह के विषय पे कोई टिप्पणी अगर की है तो माननीय मोदी जी ने की है। हालांकि उसके मायने अलग हैं। वो यूपीएस लाए हैं उस दिन उन्होंने 24 अगस्त 2024 को जो कैबिनेट से पास किया, उसके अगले दिन अखबारों में जो उनका बयान कि मैं साहब इनको ये मानता हूं देश के विकास में, तमाम वो बयान मेरे पास पड़ा है। वो पहली बार टिप्पणी करने को मजबूर हुए। उसका कारण था कि अखिल भारतीय लेवल पे ये जो हम लोग उस समय 88 लाख लोग हैं, 88
लाख आदमी, और जो हमारा टोटल एम्प्लॉयज का वर्क पेंशनर को हटा देते हैं, उसके हम लोग राजस्थान में तो 74% हैं, लेकिन देश में करीब 73-74% वर्क फोर्स का एनपीएस वाले बंदे हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम है, जिसको 2009 से नेशनल पेंशन स्कीम कहने लगे हैं, और जो पेंशन स्कीम है नहीं हमारी नजरों। तो ये हमारी मजबूरी है, ये तय है। ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब यूपीए वो लेके आए हैं, सर छोटी सी बात आप समझिए, जो आर्मी के लोगों को, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज वाले लोग हैं, उनको भी एनपीएस है। और जो नए बच्चे जा रहे हैं अग्निवीर, उनको पेंशन ही नहीं है, नौकरी नहीं है, तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि हमारी ये पेंशन बची रह जाएगी। दूसरा, इनके रिजर्व बैंक से लेके तमाम इनके जो आर्थिक वाले लोग हैं, पत्रकार कह लीजिए, चैनलों पे अभी तो आएंगे ये लोग, अभी तो चुनाव से फ्री होकर इनको होमवर्क दिया जाएगा कि आपको क्या बोलना है। तो ये लोग इस बात को साबित करने में लग रहे हैं कि ये जो है भार है। 2024 तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री, देश के किसी भी अर्थशास्त्री ने, समाज विज्ञानी ने, किसी ने भी पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर तिनका भर खोट नहीं बताया है। कोई बयान नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बात कही कि हमारे पास पैसा नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर सर। वो कभी नहीं बताएं, कभी कभी कमी नहीं बताएं कि ये वो है। बोले कि साहब इसमें हमारे पास पैसा नहीं है, वो अपनी मजबूरी जाहिर की। अब हम ये कह रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं था तो 2019 में सरकारी अंशदान 10% से बढ़ा के 14% ये क्यों किया था? अब हमें बता दीजिए आप। पैसा ही नहीं था यूपीएस भाई। 10% यूपीएस एनपीएस की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएस में तो अभी आगे मैं आऊंगा उसी बात पे। उसमें तो 28.5% की बात हो रही है, जिसमें 18.5% सरकार देगी, है ना, और 10% एम्प्लॉय देगा। जब पैसा नहीं है, एनपीएस की बात करें 2019 में जेटली सर, और वो भी देखिए टैक्टिस देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता के बीच में ये बात कही गई और अलग से वो मीडिया से वायरल कराई गई, ताकि उसको मैनेज किया है कि साहब लोगों ने, कर्मचारी बोले वाह वाह हमको बड़ी हुई पेंशन मिलेगी, पर वो तो पेंशन है ही नहीं, एन्युटी है। ये करके इन्होंने केंद्र के कर्मचारियों के जेब से निकाल के 9,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट को जुआ बाजार में ये सट्टा खेलने के लिए लगा दिया। ये केंद्र का आंकड़ा बता रहा हूँ। अब उसके बाद कई राज्यों ने 14% किया, कई ने नहीं किया। राजस्थान तो कर ही नहीं पाया उसको, क्योंकि पैसा है ही नहीं स्टेट के पास। टैक्स कलेक्शन नहीं है, जीएसटी आ गया, वो बहुत सारे आपको अर्थव्यवस्था के पहलू मालूम है कि राज्य कितने मजबूर हैं अपनी सैलरीज के लिए, तो क्यों केंद्र दे नहीं रहा उनको टाइम पे नहीं। और राजनीति सियासत हो रही है जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी। अब विनोद जी यूपीएस के अंदर ये कह रहे हैं कि हम सरकारी अंशदान 18.5% देंगे, तो ये लालच विनोद दिया जा रहा है। और सवाल पैसे का नहीं है, सवाल नीयत का है। ये इनको अपनी जो आर्थिक पॉलिसीज हैं उन पे इनको चलना है। और पैसे का भी अगले एपिसोड में जब आप बात करेंगे तो हम बताएंगे कि पैसा कहाँ है, ठीक है पैसा कहाँ है और कितना है। जी पैसे का विनोद जी। सवाल नहीं है, ये तो इनका पॉलिसी मैटर है। ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म एक शब्द होता है ना, याराना पूंजीवाद, जो लोग इनको इनको सत्ता में बनाए रखने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं, उनके हित की ये लोग बात करेंगे, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और हमारे सामने तो संकट ये आ गया है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम दी, जिसमें गहलोत जी का योगदान रहा, उनके चिदम्बरम साहब ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ हैं। हमारे तो ये बड़े संकट आ गया है कि कांग्रेस भी इस मुद्दे से पीछे हटती नजर आ रही है। लेकिन राहुल जी ने बयान देके लगातार, अभी हिमाचल का हुआ या हरियाणा का चुनाव हुआ या लोकसभा में राहुल जी के बयान आए, उससे उम्मीद बंधी। वरना कांग्रेस पार्टी के अंदर इस मुद्दे पे मतभेद है। जी तो विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, और ये जो एक बड़ा अलग ही किस्म का आंदोलन है उसके बारे में बताने के लिए, खासकर जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए, कि राजस्थान में कैसे आप एक दूसरे तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां पूरा देश ओपीएस मांग रहा, आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमें ओपीएस मिला है वो बचा रह जाए आपके पास। तो मैं व्यूअर्स को मैं एक संक्षेप में बता दूं जो विनोद जी ने बताया। विनोद जी ने बताया चूंकि वहां पे गहलोत सरकार जब थी तो उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस दिया था। अब चूंकि यहाँ पर यूपीएस आ गया है तो इनको शक है कि जिस तरह 2004 में यहाँ पे वसुंधरा जी की सरकार थी और केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार आ गई थी, मतलब थी और वो चली गई थी हालांकि उसके आगे, लेकिन उस समय एनपीएस लागू कर दिया गया। तो अब उनको राजस्थान के कर्मचारियों को लग रहा है कि अभी भी बीजेपी की सरकार दोनों जगह है, तो कहीं यहां भी ओपीएस हटाकर यूपीएस ना लागू कर दिया जाए, जिस हड़बड़ी में 2000
4 में 3 में 3-4 के बीच में किया गया था। तो उस कारण से, उस डर से राजस्थान के कर्मचारी वो सेव ओपीएस के बैनर तले वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स आपको ये बड़ा जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। और इसमें और एक मजेदार बात है जो विनोद जी ने बताई कि उनके लिए एक बड़ी ही विकट स्थिति है कि गहलोत साहब ने इनको ओपीएस दिया, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, लेकिन चिदम्बरम साहब जो राष्ट्रीय नेता है, होम मिनिस्टर रह चुके, वो ओपीएस के विरोध में खड़े हैं। तो इनको ये लगता है कि पता नहीं कहीं कांग्रेस भी तो नहीं पीछे हट जाएगी। लेकिन जब राहुल गांधी ने मतलब अपने चुनाव भाषणों में इसका जिक्र किया तो उनको उम्मीद है कहीं नहीं कहीं, लेकिन फिलहाल डर उनका बना हुआ है क्योंकि सरकार दोनों जगह बीजेपी की है। तो कहीं इस बार भी यूपीएस, कहीं ऐसा न हो कि राजस्थान की सरकार ओपीएस लेके, जो गहलोत सरकार ने दिया था वो ओपीएस लेके इनको यूपीएस ना लागू कर दे। इसलिए राजस्थान के कर्मचारी, तमाम कर्मचारी सेव ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे। तो ये थी जानकारी जो हमारे साथ विनोद कुमार जी ने, जो राजस्थान के एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जानकारी दी, बताई, और उसमें उन्होंने इसको क्रोनी कैपिटलिज्म का भी परिणाम बताया जो चल रहा है पेंशन के मसले पर, जो कि पूरा देश का कर्मचारी सड़कों पर उतरा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। हम आपसे इसी तरह और जुड़ेंगे और पेंशन से जुड़े मसलों पर और बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो साथियों, आप भी इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद हो। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।